तो इस विशेष गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का ये विश्लेषण पूरी तरह से उन उम्मीदवारों के लिए समर्पित है जो यूपी सुपरटेट 2026 की परीक्षा को क्रैक करने का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एकदम। और आज डेस्क पर जो स्रोत सामग्री है वो सीधे तौर पर वीआईपी विवेक सर के बेहतरीन और सटीक नोट्स पर आधारित है। इन स्लाइड्स में विज्ञान के उन पहलुओं को छुआ गया है जहां से सीधे परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट है, पौधों के भाग एवं उनके कार्य। इस विषय पर एक ही चर्चा में सारा कंफ्यूजन अब खत्म, एकदम खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट तय करता है। सही कहा। हम उन सभी जरूरी तथ्यों को खंगालने वाले हैं जो मेरिट लिस्ट में जगह पक्की कर सकते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री में गहराई तक जाने से पहले स्लाइड्स में दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना जरूरी है। अगर यूपी टेट और सुपर टेट की पूरी तैयारी करनी है तो डेली वीडियो की पीडीएफ और बेस्ट नोट्स पेड टेलीग्राम ग्रुप में पाए जा सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया रिसोर्स है तैयारी के लिए। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए केवल 100 रुपए का छोटा सा पेमेंट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमेशा के लिए जुड़ा जा सकता है। पेमेंट करने के बाद सीधा एक्सेस मिल जाएगा, जो तैयारी के सफर में काफी मददगार साबित होगा। तो चलिए, आज इन बेहतरीन स्लाइड्स का एक पूरा स्टैक हमारे सामने है। इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इन वैज्ञानिक तथ्यों के पीछे की असली कहानी क्या है। देखिए, विज्ञान को केवल रटने के बजाय उसे एक कहानी और एक तार्किक प्रणाली की तरह समझना हमेशा ज्यादा फायदेमंद होता है। जब ये समझ लिया जाता है कि पौधे का हर एक हिस्सा किसी खास तरीके से क्यों काम कर रहा है, तो वो जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। यानी रटने की आदत से छुटकारा मिल जाता है। एकदम, ये रटने की आदत को बिल्कुल खत्म कर देता है और परीक्षा के दबाव वाले माहौल में यही गहरी समझ सीधे तौर पर अंक दिलाती है। आज हम जड़ों के अंधेरे संसार से लेकर पत्तियों की प्रकाशमय रसोई और फूलों व बीजों के निर्माण तक का पूरा सफर तय करने वाले हैं। ये एक पूरी रासायनिक और जैविक फैक्ट्री है जो हमारे चारों ओर चुपचाप चल रही है। अरे वाह, चुपचाप चलने वाली फैक्ट्री। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। एक पौधे के समग्र परिचय को देखें तो उसे मुख्य रूप से 2 बड़े तंत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम, जो जमीन के अंदर का भाग होता है, और दूसरा है प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम, जो जमीन के ऊपर का पूरा हिस्सा है। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल सब कुछ शामिल है। ये वर्गीकरण देखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन जड़ों की दुनिया अपने आप में काफी विविध है। विवेक सर के नोट्स में स्पष्ट रूप से मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़ का जिक्र है। तो ये मूसला जड़ यानी टैप रूट क्या होती है? बहुत ही दिलचस्प पहलू जुड़ा हुआ है। गाजर या मूली जैसी जड़ों ने अपना आकार बदल लिया, राइट? बिल्कुल। उन्होंने खुद को एक साधारण पानी सोखने वाली नली से बदलकर एक स्टोरेज टैंक बना लिया है। कठिन मौसम में जीवित रहने के लिए पौधे अपना अतिरिक्त भोजन इन जड़ों में जमा कर लेते हैं। यही कारण है कि ये जड़ें इतनी मोटी और गूदेदार होती हैं। तभी हम मूली और गाजर को खा पाते हैं, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन जमा होता है। और रेशेदार जड़ क्या होती है? दूसरी तरफ रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट होती है। गेहूं या मक्के के पौधे को उखाड़ कर देखा जाए तो उसमें कोई एक मुख्य या मोटी जड़ नहीं मिलेगी। इसके बजाय तने के बिल्कुल आधार से धागे जैसी बहुत सारी जड़ें एक गुच्छे के रूप में निकलती हैं। ये मिट्टी की ऊपरी सतह में फैलकर पौधे को मजबूती से जकड़े लगती हैं। अच्छा, लेकिन मैंने अक्सर बरगद के पेड़ से जड़ें लटकती देखी हैं। वो तो हवा में होती हैं, जमीन के नीचे नहीं। शुरुआत में तो वे टहनियों जैसी लगती हैं जो नीचे की तरफ बढ़ रही हैं। ये कैसा सिस्टम है? यही तो प्रकृति का अद्भुत डिजाइन है। उन्हें अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। नियम के अनुसार जड़ों को बीज के मूलांकुर से निकलना चाहिए, लेकिन अपस्थानिक जड़ें पौधे के किसी भी अन्य भाग से निकल सकती हैं, जैसे शाखाओं या तने से। बरगद का पेड़ बहुत विशाल और भारी होता है, इसलिए मुख्य जड़ के अलावा उसे अतिरिक्त सहारे की जरूरत होती है, एक खंबे की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये हवा में लटकने वाली जड़ें खंभे की तरह जमीन में धंसकर उस भारी भरकम पेड़ को गिरने से बचाती हैं। और देखिए, जड़ों के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्से और होते हैं। एक मूल गोप यानी रूट कैप और दूसरा मूल रोम
यानी रूट हेयर्स। रूट कैप एक हेलमेट की तरह काम करता होगा। एकदम सही पकड़ा। रूट कैप जड़ के बिल्कुल शीर्ष भाग पर एक मजबूत हेलमेट की तरह होता है। जब जड़ कठोर मिट्टी में नीचे की तरफ धंस रही होती है तो ये हेलमेट जड़ के नाजुक सिरे को कटने फटने से बचाता है। वहीं रूट हेयर्स पतले रुई जैसे रेशे होते हैं जो स्पंज की तरह काम करते हैं। इन्हीं का असली काम मिट्टी के कणों के बीच मौजूद पानी और खनिज लवणों को सोखना है। ये सच में पौधे का एक बहुत ही मजबूत और सुव्यवस्थित आधार है। जमीन के ऊपर आने पर प्ररोह तंत्र शुरू होता है। स्लाइड्स में पौधों को उनके तने की प्रकृति और ऊंचाई के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में बहुत ही अच्छी तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला प्रकार शाक यानी हर्ब है। इनका तना हरा, बहुत कोमल और लचीला होता है। इनकी ऊंचाई भी काफी कम होती है। पालक, पुदीना या गेहूं इसके सटीक उदाहरण हैं। हाँ, ये सबसे छोटे और कोमल पौधे होते हैं। और दूसरा प्रकार झाड़ी या श्रब है। इनमें तना थोड़ा काष्ठीय यानी वुडी हो जाता है। इनकी खासियत यह है कि इनमें तने के बिल्कुल निचले भाग से ही कई शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ये एक घनी झाड़ी का रूप ले लेता है। गुलाब और गुड़हल के पौधे इसी श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ने पर तीसरी श्रेणी वृक्ष यानी ट्री की आती है। इनका तना बहुत मोटा, लंबा, भूरा और पूरी तरह से काष्ठीय होता है। इसे मुख्य रूप से तना न कहकर ट्रंक कहा जाता है। ठीक है। आम, नीम या बरगद इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। और चौथी श्रेणी उन पौधों की है जो विकास की दौड़ में अपना तना मजबूत नहीं कर पाए। इन्हें आरोही यानी क्लाइंबर कहते हैं। मतलब बेल वाले पौधे हैं। हाँ, इनका तना इतना कमजोर और पतला होता है कि ये खुद के सहारे सीधे खड़े नहीं रह सकते। इसलिए प्रकृति ने इन्हें ऐसी क्षमता दी है कि ये किसी भी सहारे से लिपट कर ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कोई दीवार या धागा या अन्य पेड़। मटर, लौकी या अंगूर की बेल इसी का हिस्सा है। यहाँ तक तो सब कुछ एक सामान्य अवलोकन जैसा लगता है, लेकिन यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। जब तने के मुख्य कार्यों पर नजर डाली जाती है तो इसका काम पौधे को सीधा खड़ा रखना और जड़ों द्वारा सोखे गए पानी व पोषक तत्वों को एक पाइपलाइन की तरह पत्तियों तक पहुंचाना होता है। लेकिन यूपी सुपरटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाला तथ्य तने के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन से जुड़ा है। पिछले वर्षों के प्रश्नों में ये बार बार पूछा गया है। ये PYQ फैक्ट्स बहुत ही ट्रिकी होते हैं। सही में आम धारणा यही होती है कि जो चीज जमीन के नीचे उगती है वो जड़ ही होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सुनने वालों को शायद हैरानी हो, पर आलू, अदरक, हल्दी, प्याज और लहसुन ये जड़ें नहीं हैं, बल्कि ये सभी तने हैं। इसे वैज्ञानिक नजरिए से जांचना बहुत जरूरी है। ये सवाल हर परीक्षा बनाने वाले का पसंदीदा है, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान को चुनौती देता है। आलू जड़ क्यों नहीं है? वैज्ञानिक रूप से तने की पहचान उसकी गांठों यानी नोड्स और पोरियों यानी इंटरनोड्स से होती है। नोड्स वे बिंदु होते हैं जहां से पत्तियां या नई शाखाएं निकलती हैं। तो आलू में ये नोड्स कहाँ होते हैं? अगर किसी आलू को ध्यान से देखा जाए तो उस पर छोटे छोटे गड्ढे या आंखें होती हैं। अगर आलू को कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो इन्हीं आंखों से नया अंकुर फूटने लगता है। ये आंखें ही दरअसल तने की नोड्स हैं। पौधों ने परभक्षियों से बचने और कड़ाके की ठंड या सूखे के दौरान अपने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए अपने तनों को भूमिगत रूप में ढाल लिया। विज्ञान में आलू को कंद यानी ट्यूबर कहा जाता है। अरे वाह, यानी आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें खाना जमा है। बिल्कुल। इसी तरह अदरक और हल्दी को प्रकंद यानी राइजोम कहा जाता है, जो जमीन के नीचे क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं। और प्याज व लहसुन को शल्काकंद यानी बल्ब कहा जाता है, जहां भोजन मांसल पत्तियों में जमा होता है और बीच में एक छोटा सा तना होता है। इस एक तथ्य को समझ लेने से परीक्षा में कई अंक सुरक्षित किए जा सकते हैं। आलू, अदरक और प्याज तने हैं, इसे तो हमेशा के लिए लॉक कर लेना चाहिए। अब तनी की इस गुप्त दुनिया से बाहर निकलकर पौधे की रसोई की तरफ चलते हैं, यानी पत्ती या लीफ। पत्तियों का मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन बनाना है। इनकी संरचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। ये बिल्कुल छोटे दरवाजों की तरह काम करते हैं, जो खुलते और बंद होते रहते हैं।
और इन्हीं दरवाजों का काम सबसे अहम है। और इन्हीं दरवाजों के माध्यम से पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। साथ ही अतिरिक्त पानी भी वाष्प के रूप में इन्हीं रंध्रों से बाहर निकलता है। पत्तियों की इस जटिल संरचना में एक और तकनीकी पहलू है जिसे शिराविन्यास यानी विनेशन कहा जाता है। पत्तियों के भीतर जो बारीक नदियों या नसों का ढांचा होता है, जो पानी और भोजन को पत्ती के हर कोने तक पहुंचाता है, उस पूरी व्यवस्था को शिराविन्यास कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है जालिकावत यानी रेटिकुलेट शिराविन्यास। इसमें नसें एक मुख्य शिरा से निकलकर पूरे पत्ते में एक उलझा हुआ जाल जैसा बना लेती हैं। ये द्विबीजापत्री यानी डाइकॉट पौधों की मुख्य पहचान है, जैसे पीपल, आम या गुलाब की पत्ती। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है समानांतर यानी पैरेलल शिराविन्यास। इसमें नसें एक दूसरे को काटती नहीं हैं, बल्कि आधार से लेकर सिरे तक एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ये एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधों में पाया जाता है, जैसे केले का विशाल पत्ता, गेहूं या सामान्य घास की पत्ती। इसके अतिरिक्त पत्तियों के दंथल के बिल्कुल आधार के पास कभी-कभी छोटे पत्तीनुमा अंग होते हैं, जिन्हें अनुपर्णा यानी स्टिप्यूल्स कहा जाता है। ये कली की अवस्था में पत्ती की रक्षा करते हैं। पत्तियों की इस पूरी संरचना को समझने के बाद उस सबसे जादुई प्रक्रिया पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिस पर पृथ्वी का पूरा जीवन टिका है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। स्रोत सामग्री में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का बहुत ही शानदार विवरण दिया गया है। ये प्रक्रिया जादुई जरूर लगता है, लेकिन असल में ये एक बेहद उन्नत रासायनिक कारखाना है जो सौर ऊर्जा से चलता है। पत्ती के अंदरूनी हिस्से में मीसोफिल कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नाम के कोशिकांग भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अंदरूनी संरचना को समझना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ग्राना नामक संरचनाएं होती हैं जो बिल्कुल सिक्कों की ढेरी या छोटे सोलर पैनल जैसी दिखती हैं। यही वो जगह है जहां सूरज की रोशनी को सीधे सोखा जाता है। सोलर पैनल्स का उदाहरण सच में काफी सटीक है। हाँ, इन ग्राना के चारों ओर एक तरल पदार्थ से भरी खाली जगह होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में वो सभी एंजाइम मौजूद होते हैं जो आगे के रासायनिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो प्रसिद्ध हरा रंजक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यही दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट को सोखने का काम करता है। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट हाईलाइट किया गया है जिसे किसी को नहीं भूलना चाहिए। कौन सा फैक्ट? क्लोरोफिल के अणु की संरचना के बिल्कुल केंद्र में एक खास धातु का परमाणु पाया जाता है और वो है मैग्नीशियम। ये एक ऐसा तथ्य है जो परीक्षाओं में सीधा और बार बार पूछा जाता है। ये बात उम्मीदवारों को तुरंत नोट कर लेनी चाहिए। मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल नहीं बन सकता। सही कहा, मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल का अणु बन ही नहीं सकता और उसके बिना सूर्य के प्रकाश को सोखना असंभव है। इस पूरी व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य प्रकाश संश्लेषण है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज के रूप में सुरक्षित कर लेते हैं। इस रासायनिक कारखाने को कच्चे माल के रूप में केवल 2 चीजें चाहिए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी। और इसका रासायनिक समीकरण भी विज्ञान की नींव है जिसे रटना नहीं बल्कि समझना चाहिए। 6 अणु CO2 और 12 अणु H2O मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं। साथ ही 6 अणु पानी और 6 अणु ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा PYQ फैक्ट सामने आता है जो अक्सर छात्रों के बीच एक बड़ा भ्रम पैदा करता है। वो ऑक्सीजन के स्रोत वाला सवाल। हाँ, वही। आमतौर पर यही माना जाता है कि पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो ये मान लेना बहुत स्वाभाविक लगता है कि जो ऑक्सीजन बाहर आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से ही बन रही होगी। लेकिन क्या ये सच है? ये जीव विज्ञान के सबसे आम और सबसे बड़े भ्रमों में से एक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बिल्कुल नहीं आती। वो ऑक्सीजन जड़ों द्वारा सोखे गए जल यानी पानी के अणुओं के टूटने से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है,
जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर रंध्रों के जरिए बाहर वायुमंडल में आ जाती है। पानी के टूटने से ऑक्सीजन का निकलना, ये तथ्य परीक्षा में सीधा सवाल बनकर आता है। और इस पूरी जटिल प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 2 भागों में बांटा है, प्रकाश क्रिया यानी लाइट रिएक्शन और अंधकार क्रिया यानी डार्क रिएक्शन। लेकिन यहाँ मेरा एक छोटा सवाल है। नोट्स में जिक्र है कि प्रकाश क्रिया में एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। ये एटीपी और एनएडीपीएच आखिर क्या है? क्या इन्हें पौधे की ऊर्जा वाली बैटरियां मान लिया जाए? ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। इन्हें बिल्कुल कोशिकाओं की रिचार्जेबल बैटरियां माना जा सकता है। चलिए इन दोनों क्रियाओं को गहराई से समझते हैं। प्रकाश क्रिया वो चरण है जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में संपन्न होता है। इसके लिए सूर्य के प्रकाश का होना अनिवार्य है। इस चरण में सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को तोड़ा जाता है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है, और इस दौरान जो ऊर्जा पैदा होती है उसे एटीपी और एनएडीपीएच नामक ऊर्जा समृद्ध अणुओं या आपकी उन बैटरियों में चार्ज कर लिया जाता है। मतलब घराना में बैटरी चार्ज हो गई और फिर अंधकार क्रिया। उसके बाद शुरू होती है अंधकार क्रिया। इसके नाम से अक्सर ये गलतफहमी होती है कि रात में होती है, जबकि इसका केवल इतना मतलब है कि इस चरण को सीधे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये क्रिया स्ट्रोमा वाले हिस्से में होती है। यहाँ प्रकाश क्रिया में बनाई गई पूरी तरह से चार्ज बैटरियों की ऊर्जा का उपयोग करके हवा से ली गई CO2 का अपचयन यानी रिडक्शन किया जाता है। इसी प्रक्रिया के अंत में शर्करा या ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो पौधे का असली भोजन है। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। इसे इस तरह याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अब भोजन तो बन गया, पौधे की पोषण और वृद्धि का काम हो गया। अब इस चर्चा को पौधे के उस हिस्से की तरफ मोड़ते हैं जो जीवन के चक्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाता है। फूल, परागण और अंततः फल का निर्माण। पुष्पा असल में पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग है। पुष्पा की संरचना प्रकृति की सबसे सुव्यवस्थित इंजीनियरिंग का नमूना है। फूल का वो आधार जिस पर उसकी सभी पंखुड़ियां और अन्य भाग मजबूती से टिके होते हैं, उसे पुष्पासन यानी थैलेमस कहते हैं। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं जो बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित होते हैं। पहला है बाह्यदल पुंज यानी कैलिक्स, दूसरा दलपुंज यानी करोला, तीसरा पुमंग यानी एंड्रोशियम जो नर जनन अंग है, और सबसे अंदर चौथा जायांग यानी गाइनोशियम जो मादा जनन अंग है। इन चारों चक्रों के कार्य भी स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी अक्सर हरे रंग का चक्र होता है। जब फूल कली की अवस्था में होता है और सबसे ज्यादा नाजुक होता है, तो यही हरा हिस्सा उसे बाहरी झटकों और कीड़ों से बचाता है। फिर आता है करोला, जो फूल का सबसे आकर्षक और रंग बिरंगा हिस्सा है। इसकी चमकदार पंखुड़ियां, इसका काम सिर्फ इंसानों को सुंदर दिखना नहीं है। ये गहरे रंग और इसमें पैदा होने वाली सुगंध तथा मीठा मकरंद दरअसल कीटों, पक्षियों और भौरों को परागण के लिए आकर्षित करने का एक निमंत्रण पत्र है। सही कहा। सुंदरता के पीछे की ये एक विशुद्ध वैज्ञानिक और व्यवहारिक रणनीति है। फूल को अपनी अगली पीढ़ी तैयार करनी है, इसके लिए जनन अंगों की भूमिका शुरू होती है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है और इसकी एक सिंगल इकाई को पुंकेसर यानी स्टेमिन कहा जाता है। पुंकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक लंबा पतला डंठल जिसे पुतंतु यानी फिलामेंट कहते हैं जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, और इसके बिल्कुल सिरे पर एक फूला हुआ कैप्सूल जैसा भाग होता है जिसे परागकोश यानी एंथर कहते हैं। और इस परागकोश के अंदर क्या होता है? इसी परागकोश के भीतर सूक्ष्म अक्सर पीले रंग के चूर्ण जैसे कण मौजूद होते हैं जिन्हें पराग कण यानी पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। ये पराग कण ही वो वाहक हैं जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। और मादा भाग की संरचना किस प्रकार इस प्रक्रिया को पूरा करती है? फूल के बिल्कुल केंद्र में मादा जनन अंग सुरक्षित रहता है जिसे जायांग यानी गाइनीशियम कहते हैं। इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। एक फ्लास्क की तरह दिखने वाले इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा थोड़ा चिपचिपा होता है जिसे वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहलाता है। चिपचिपा इसलिए ताकि हवा में उड़ने वाले या कीड़ों के पैरों से चिपके हुए पराग कण जब यहाँ पहुंचे तो वे चिपक कर रुक जाएं। एक लैंडिंग पैड की तरह। बिल्कुल लैंडिंग पैड। इसके नीचे एक पतली लंबी नली जैसी संरचना होती है जिसे वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे एक फूला हुआ गोल भाग होता है जिसे अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं।
इस अंडाशय के सुरक्षित कक्ष के अंदर छोटे छोटे बीजांड यानी ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, जो मादा युग्मक होते हैं। संरचना को समझने के बाद अब शुरू होती है असली प्रक्रिया, परागण यानी पॉलिनेशन। परागकणों का परागकोश से निकलकर किसी भी तरह मादा अंग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो पूरा सफर है, उसे परागण कहते हैं। ये दो तरह से हो सकता है। अगर किसी फूल का परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरे या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर गिरे तो उसे स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें किसी बाहरी मदद की ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में होती है। हाँ, अगर किसी परागकण को उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फूल पर जाकर गिरना हो तो उसे परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। परपरागण से जेनेटिक विविधता आती है जो विकास के लिए अच्छी है, लेकिन इसके लिए परागकणों को यहां से वहां ले जाने के लिए वाहकों की जरूरत होती है। ये वाहक हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, या सबसे आमतौर पर मधुमक्खियां जैसे कीट हो सकते हैं। जब परागकण सफलतापूर्वक वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो अगला और अंतिम कदम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। वर्तिकाग्र पर मौजूद परागकण से एक नली निकलती है जो वर्तिका से होती हुई सीधे नीचे अंडाशय तक पहुंचती है। इस नली के माध्यम से नर युग्मक नीचे जाता है और बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ उसका मिलन होता है। इसी मिलन को निषेचन कहते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है वो ये है कि निषेचन के बाद फूल के हिस्सों का क्या होता है। हाँ, ये सवाल बहुत आता है कि ओवरी का क्या होता है। निषेचन के बाद पंखुड़ियां और बाह्य दल झड़ जाते हैं। जो फूला हुआ अंडाशय यानी ओवरी होता है वो तेजी से विकसित होकर पक जाता है और अंततः फल का रूप ले लेता है, और उस अंडाशय के अंदर सुरक्षित बीजांड कठोर होकर बीज बन जाते हैं। ये एक अद्भुत रूपांतरण है, ओवरी से फल और ओव्यूल से बीज का बनना। ये एक और ऐसा तथ्य है जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का हमेशा से पसंदीदा रहा है। और फलों की दुनिया भी एक समान नहीं है। स्लाइड्स में स्पष्ट किया गया है कि फलों को भी वर्गीकृत किया जा सकता है। फल एकल यानी सिंपल हो सकते हैं, जहां एक फूल के एक अंडाशय से एक फल बनता है, जैसे मटर, टमाटर या आम। और एग्रीगेट फ्रूट्स भी होते हैं। हाँ, वे पुंज यानी एग्रीगेट फल हो सकते हैं, जहां एक ही फूल में कई अंडाशय होते हैं और वे मिलकर एक फल बनाते हैं, जैसे शरीफा या स्ट्रॉबेरी। या फिर वे संग्रंथ यानी मल्टीपल फल हो सकते हैं, जहां पूरा का पूरा पुष्पाक्रम ही एक फल में बदल जाता है, जैसे कटहल, शहतूत और अंजीर। ये वर्गीकरण पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि फूल के कितने हिस्से या कितने अलग-अलग फूल मिलकर उस अंतिम फल का निर्माण कर रहे हैं। प्रकृति ने बीजों को सुरक्षित रखने, उन्हें पोषण देने और जानवरों व पक्षियों के माध्यम से उन्हें दूर दूर तक फैलाने के लिए इन स्वादिष्ट और गूदेदार फलों का निर्माण किया है, ताकि बीज सुरक्षित स्थानों पर गिरें और एक नया पौधा जन्म ले सके। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? जड़ों की गहराई से लेकर बीजों के निर्माण तक की ये वैज्ञानिक यात्रा तय हो चुकी है। चलिए एक त्वरित रिकैप कर लेते हैं उन सुपरटेट स्पेशल PYQ फैक्ट्स का जो बार बार पेपर में छपते हैं। पहला, हमेशा याद रखना है कि आलू, अदरक, हल्दी और प्याज जड़ नहीं है, बल्कि ये रूपांतरित तना है। दूसरा, पत्तियों के क्लोरोफिल के बिल्कुल केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और तीसरा, जो ऑक्सीजन निकलने वाला था, बिल्कुल। तीसरा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ब्रेकर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो CO2 से नहीं बल्कि पानी के अणुओं के टूटने से बनती है। चौथा, प्रकाश क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में संपन्ना होती है और अंधकार क्रिया स्ट्रोमा में होती है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, निषेचन के बाद फूल का ओवरी ही फल में बदलता है और उसके अंदर का ओव्यूल बीज में बदल जाता है। ये केवल रटने वाले तथ्य नहीं है। जब इन प्रक्रियाओं के पीछे के विज्ञान को समझ लिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति कितनी व्यवस्थित और गणितीय रूप से सटीक है। एक छोटे से पौधे के अंदर एक पूरी अत्याधुनिक प्रयोगशाला बिना रुके काम कर रही है, और यही गहरी वैचारिक समझ परीक्षा के दिन सबसे ज्यादा काम आने वाली है। और देखिए, इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और व्यापक विचार सामने आता है। अभी हमने देखा कि पौधे जनन और परागण के लिए पूरी तरह से कीटों जैसे मधुमक्खियों और तितलियों, हवा या पानी जैसे बाहरी माध्यमों पर निर्भर हैं।
उनकी खूबसूरत पंखुड़ियां और मीठा मकरंद सब इन्हीं कीटों को अपनी ओर बुलाने का एक प्राकृतिक तंत्र है। अगर ये कीट ना हो तो? और प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, अगर उसके कारण ये कीट या प्राकृतिक माध्यम तेजी से कम हो जाएं, तो इस पूरी सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया का क्या होगा? परागण के बिना निषेचन नहीं होगा और निषेचन के बिना फल और बीज नहीं बनेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि हमारे भोजन की पूरी श्रृंखला ही खतरे में पड़ सकती है। ये दिखाता है कि जीव विज्ञान की ये छोटी सी प्रक्रिया पूरे ग्रह के जीवन चक्र को कैसे चला रही है। ये वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देने वाला बिंदु है। विज्ञान सिर्फ किताबों या नोट्स तक सीमित नहीं है, वो हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अगली बार जब भी किसी पौधे को देखा जाए, चाहे वो एक छोटा सा घास का तिनका हो या कोई विशालकाय पेड़, तो उस पूरी रासायनिक और जैविक प्रयोगशाला को जरूर याद किया जाना चाहिए जो उसके अंदर बिना रुके चल रही है। आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुटे रहें। शुभकामनाएं।